हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से डायरी लिखने की कला। इसमें सबसे पहले अमेरिकी पत्रकार गेल हैमिल्टन का कथन है, किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है, जो कुछ वह खुद नहीं डालता निजी संपदा वह है। अमेरिकी पत्रकार गेल हैमिल्टन ने कहा है कि किताबों में जो कुछ भी लेखक के द्वारा लिखा जाता है वह लोगों की संपत्ति होती है, लोगों को पढ़ने के लिए होती है। अपनी संपत्ति वह होती है जो खुद के लिए लिखी जाती है और वह है डायरी लेखन। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्या है डायरी, इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, डायरी लेखन और स्मृतियां, कुछ विचार बिंदु। मोटे गत्ते की जिल्द वाली वह नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे, जिसके पन्नों पर साल भर के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। मसलन आने वाले किसी खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती है, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे। इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार न हो, यानी भूलने का शिकार न हो। गत्ता यानी कि भारी कागज, जिल्द अर्थात कवर, मोटे से जिल्द वाली नोटबुक जिसमें 12 महीने का एक एक दिनांक लिखा हुआ रहता है तथा दिनांक या डेट के साथ खाली पेज रहता है जो आधा या पूरा रहता है। सभी की जरूरतें एक सी नहीं होती। कुछ लोग डायरी में सिर्फ घर के या ऑफिस के काम कब क्या करना है उसे लिखते हैं या दिन के अनुसार हिसाब किताब लिखते हैं, उन्हें आधा पेज से काम चल जाता है। परंतु कुछ लोग अपने अच्छे बुरे अनुभव या दिनचर्या लिखते हैं, उन्हें लिखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। ऐसा करने से हम कुछ भी भूलते नहीं हैं। एक बार डायरी देखकर जान लेते हैं कि कब क्या करना है और कब क्या हुआ था। इस तरह से डायरी सब कुछ याद दिलाने में मददगार होती है। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो आपका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, जो उसने 1942-44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्मा कृतियां रही हैं। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियां, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी है, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। यात्रा वृत्तांत तो काफी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी की हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित
अपने उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़ बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती है। हम में से कई लोग आज भी डायरी लिखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज के आधुनिक युग में नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाकर लोग पुरानी विधा को भूलते जा रहे हैं, पर आज भी हो सकता है कि तिथि के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का किया गया वर्णन यदि 100 साल बाद किसी को पढ़ने के लिए मिले, तो सोचो वह कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा, प्रत्यक्ष का प्रमाण होगा। क्योंकि डायरी लोग खुद लिखते हैं और खुद के लिए लिखते हैं, इसीलिए इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होती। 100 साल बाद भी लोग आज की शैली, सभ्यता या घटना के बारे में डेट वाइज जान सकेंगे और आज का लिखा ही इतिहास बन जाएगा। है न यह रोमांचक विधा जिसका नाम है डायरी लेखन। एनी फ्रैंक नामक युवती ने 1942-44 में पुस्तक के आकार की एक डायरी लिखी थी, जिसमें नाजी अत्याचार, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार, यातना, उत्पीड़न जो नाजी जर्मनी द्वारा किए गए थे, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसी भयावह घटना उसने देखा और जिया था। उसको जन्मदिन पर उपहार में एक डायरी मिली थी, जिसे वह रोज लिखती थी। उनकी डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह एक साहित्यिक रचना और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में आज भी विद्यमान है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। यह चित्र है एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए, तो वह परिवार समेत एम्स्टर्डम चली गई। फिर नीदरलैंड पर भी नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहां भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में उसका परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा, जहां 2 साल बिताने के बाद वे नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में पहुंचा दिया गया। यहाँ फरवरी या मार्च 1945 में एनी की मृत्यु हो गई। यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणी जीवित नहीं बचा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर उसके पिता वापस एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संजोग से सफल रहे। ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी और जून 1942 से अगस्त 1944 तक वह उसमें अपनी खास खास बातें और नाजी आतंक के अनुभवों को लिखती रही थी। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयावह दौर का एक अप्रतिम दस्तावेज है। उन्होंने उसे प्रकाशित करवाने की दौड़ धूप की। 1947 में मूलतः डच में लिखी गई यह डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह 20वीं सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से है। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। इल्या इहरनबुर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है। वह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इस नरसंहार में यहूदी धर्म के 60 लाख लोगों को मार दिया गया था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। इस घटना को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्यकार मोहन राकेश, रमेश चंद्र शाह आदि की डायरी भी किताब के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तो उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ उस समय के समाज और वातावरण से अवगत हो पाते हैं। यात्रा वृत्तांत भी डायरी लेखन का ही रूप है, क्योंकि यात्रा वृत्त में लेखक अपनी यात्रा के दौरान अपना अनुभव और उस यात्रा का सजीव वर्णन कर हमें उस जगह और माहौल से परिचित कराते हैं। कई महान साहित्यकार की यात्रा वृत्तांत हम आज भी पढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने साहित्यिक की डायरी में साहित्यिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए हमारे मन में कई सवाल खड़े करने में सक्षम रहे हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके अंश छपते रहते हैं। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं
कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। मसलन निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर वस्तु के हिसाब से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। निबंध, कहानी या उपन्यास को डायरी की शैली में लिखा जा सकता है, परंतु यह डायरी लेखन के उदाहरण नहीं हो सकते, बल्कि डायरी लेखन को अपनाकर लिखी गई कही जा सकती है। तो फिर डायरी सचमुच में क्या है? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। तो फिर डायरी है क्या? डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है, अर्थात दिन प्रतिदिन के अनुभवों का विवरण। डायरी लेखन लिखने वालों के व्यक्तिगत विचारों का व्यवस्थित रूप होता है, जिसमें उसको अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। डायरी लेखन एक निजी दस्तावेज होता है, जिसमें खुद के लिए खुद का ही साक्षात्कार होता है। यदि किसी की डायरी सार्वजनिक या प्रकाशित की जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वह लोगों के लिए लिखी गई थी, बल्कि प्रकाशित करने का उद्देश्य लोगों को उस समय से, घटना से या व्यक्ति से रूबरू कराना होता है। डायरी में वे बातें भी लिखी जा सकती हैं जिसे हम दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात वे बातें समाज के लिए वर्जित भी हो सकता है, पर खुद को सुनाकर डायरी में पंक्तिबद्ध कर लिखने वाला अपनी अतिरिक्त चिंताओं से मुक्त महसूस करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष के में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वृत्तांत अगर आप सफर से लौट कर लिखना चाहें, तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचाकर शब्दों में उतर पाएगा। लेकिन अगर आपने सफर के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है, तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं, तो इन खास बातों को ध्यान में रखें। डायरी लेखन में मन के अंदर कौंधने वाले सभी विचारों को, जैसे किसी मुलाकात के क्षण, यादगार क्षण, वाद विवाद वाले समय में महसूस किए गए अनुभव या विचार जैसे पहलू, अर्थात अपना पाठ खुद तैयार कर संग्रह करते हैं।
जिसे बाद में पढ़कर स्मृति पटल पर लाया जा सके। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को यदि हम बाद में याद कर लिखना चाहें तो कुछ ही अनुभव हमें याद रह जाएगा, लेकिन प्रतिदिन का अनुभव यदि हम लिखते जाते हैं तो लिखित रूप में वह भंडार हो जाता है जिसे हम कभी भी हूबहू याद कर सकते हैं। तो डायरी लेखन करना है तो कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ ना महसूस करें। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी डायरी में आधा पेज होता है लिखने के लिए या किसी में पूरा पेज होता है, लेकिन यदि हम पुरानी डायरी इस्तेमाल करेंगे तो यह बाध्यता नहीं होगी कि इतना ही दूर में लिखना है। हम अपने मन की बातों को अपने अनुभवों और विचारों को कई पन्नों में भी लिख सकते हैं। पुरानी डायरी में जो डेट होगा उसको काट कर आज का डेट लिखकर फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियां ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो। कहा भी गया है सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। इसीलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाली जा सकती है और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। अपने दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती है या लिखने लायक लगती है, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। यह कतई जरूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत यानी मान्य और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में ये समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सध पाता है इसकी चिंता ना करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है वही डायरी लेखन की उचित शैली है। आखिरी पर बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे ज़हन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। डायरी लेखन करने में यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि यह कोई पढ़ लेगा तो मेरी अशुद्धियों को निकालेगा, भाषा में कोई गलती ना हो जाए, व्याकरण संबंधी अशुद्धि ना हो जाए, क्योंकि ये सब सोचने पर विचारों से समझौता करना पड़ेगा, कुछ काट छांट या बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा और इससे मौलिकता समाप्त हो जाएगी। डायरी हम सिर्फ खुद के लिए लिख रहे हैं, इसे कोई और नहीं पढ़ेगा, यह सोच कर लिखना चाहिए, तभी उसमें अंतर्मन की आवाज सुनाई देगी। तो बच्चों, आप यह पढ़कर सुनकर डायरी लिखने के लिए जरूर सोचने लगोगे। थोड़ा सा समय खुद को देकर खुद का दस्तावेज तैयार करना है
यह है ना अद्भुत कला। आपको यदि डायरी लिखने की कला समझ में आ गई हो तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।